तो आज हम देख रहे हैं जॉन पॉल सार्त्र की मशहूर किताब बीइंग एंड नथिंगनेस। जी। उसके इंट्रोडक्शन का एक हिस्सा पेज LV7 जहां वो द परस्यूट ऑफ बीइंग की बात करते हैं। हाँ, यहीं से वो अपना पूरा फलसफियाना मंसूबा वो आउटलाइन करते हैं ना। बिल्कुल। तो वो शुरू में कहते हैं कि जो चीजें हैं उनको हम अक्सर सिर्फ उनकी ज़ाहिरी शक्लों यानी अपीयरेंसेस तक ही समझते हैं। लेकिन ये जो अपीयरेंसेस हैं ये असल में इशारा करती हैं एक ऐसे वजूद की तरफ जो खुद अपीयरेंस नहीं है। सही, एक अंडरलाइंग बीइंग की तरफ। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि इस नॉलेज की, इस जानने की बुनियाद क्या है, इसकी ऑन्टोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है। अच्छा, तो सार्त्र कहते हैं वो बुनियाद है देखने वाला यानी परसिपियंस। यानी ऑब्जर्वर। हाँ, ऑब्जर्वर, जिसका अपना वजूद क्या है, कॉन्शियसनेस यानी शऊर। ठीक। ये एक सब्जेक्टिव चीज है, अपने अंदर अपनी मौजूदगी का एहसास, इमिनेंस ऑफ सेल्फ इन सेल्फ। जी, और देखें इस तरह से ना सार्थर हमें आइडियलिज्म से बचा लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आइडियलिज्म में तो वजूद को इल्म पर मुनहसिर कर दिया जाता है। एग्जैक्टली कि वजूद वही है जो जाना जा सकता है, नॉलेज ही सब कुछ है। हाँ, और आइडियलिज्म में आमतौर पर सोच यानी थॉट को आप इसके नताइज से जानते हैं। जैसे जैसे साइंस के कवानीन हो गए या कोई साइंटिफिक डिस्कवरी है, वो सोच का नतीजा है। सही। लेकिन सार्तर यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, कॉन्शियसनेस को, शऊर को हम बराह रास्त डायरेक्टली समझते हैं। अच्छा, बिल्कुल वैसा जैसा वो है। ये कोई इल्म का फिनोमेना नहीं है, बल्कि ये हमारे वजूद की अपनी साख्त है, स्ट्रक्चर ऑफ बीइंग है। तो ये एक तरह से हसल की फिनोमिनोलॉजी की तरफ इशारा है। हाँ, बिल्कुल लगता तो है। वहां भी कॉन्शियसनेस पर बहुत जोर था, अगरचे हसल खुद भी अपने ख्यालात बदलते रहे। ठीक, लेकिन ना यहीं पर सार्थर एक बहुत बहुत दिलचस्प मोड़ लाते हैं। वो यहाँ रुकते नहीं, वो फौरन सवाल उठाते हैं, क्या सिर्फ ये कॉन्शियसनेस, ये शऊर काफी है इन जाहिरी शक्लों को, इन अपीयरेंसेस को उनका असल वजूद देने के लिए? अच्छा, ये बड़ा क्रूशल सवाल है। हाँ, मतलब क्या हमने फिनोमेना से यानी नजर आने वाली चीजों से वजूद छीन कर सारा का सारा कॉन्शियसनेस को दे दिया है? और क्या कॉन्शियसनेस अकेले वो वजूद वापस लौटा सकती है उन चीजों को? एग्जैक्टली ये सवाल मेरे ख्याल में उनकी पूरी किताब की बुनियाद बनता है। यकीनन। और ये सवाल हमें मजबूर करता है कि हम सिर्फ देखने वाले परसिपियंस पर ही तवज्जो न दें। तो फिर किस पर? हमें उस चीज पर भी गौर करना होगा जिसे देखा जा रहा है, यानी परसिपी, द परसीव्ड। अच्छा, यानी जिस चीज को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जी हाँ, उस परसिपी के वजूदी तकाजे क्या हैं, ऑन्टोलॉजिकल एग्जिजेंसीज क्या हैं, मतलब किसी चीज के परसीव्ड होने के लिए वजूदी सतह पर क्या शराइत लाजम है। वाह, तो ये सिर्फ हमारे शऊर का खेल नहीं है। लगता तो यही है कि सार्त्र यहीं से इशारा दे रहे हैं कि हकीकत सिर्फ हमारे शऊर में कैद नहीं, बल्कि इसके बाहर भी कुछ है जिसकी अपनी शराइत हैं। तो अगर हम इस हिस्से को समराइज करें तो सार्थर ने पहले कॉन्शियसनेस को इल्म की बुनियाद बताया। जी, एक ऐसी हकीकत जिसे हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं, सोच से भी पहले। बिल्कुल, लेकिन फौरन ही उस पर सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या ये कॉन्शियसनेस अकेली काफी है? हाँ, क्या ये इस दुनिया को वजूद देने के लिए काफी है, जिसे हम रोजमर्रा में देखते, सुनते, महसूस करते हैं? तो यहीं से उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो असल में शुरू होती है। बिल्कुल सही। और यही सवाल आगे की बहस के लिए रास्ता खोलता है कि अगर कॉन्शियसनेस जरूरी तो है, मगर शायद काफी नहीं, तो फिर बीइंग की उस तलाश में, उस परस्यूट ऑफ बीइंग में और क्या चीज जरूरी है? क्या यहीं पर नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट आता है? हो सकता है, या शायद दुनिया के साथ हमारा जो ताल्लुक है, बीइंग इन द वर्ल्ड। या फिर दूसरों का किरदार, बीइंग फॉर अदर्स? बिल्कुल, ये सब इम्कानात हैं जिनकी तरफ सार्त्रे हमें लेकर जाएंगे। ये नुक्ता हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी कॉन्शियसनेस और जो बाहर की हकीकत है, उनके दरमियान असल ताल्लुक क्या है। और शायद वो ताल्लुक इतना सादा नहीं जितना लगता है। जी, बिल्कुल, शायद वो बहुत पेचीदा है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज हम जॉन पॉल सार्त्रे की काफ़ी मशहूर किताब बीइंग एंड नथिंगनेस के बिल्कुल पहले चैप्टर को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, चैप्टर 1 पहला हिस्सा। हाँ, और फोकस है इस सवाल पर कि ये जो नहीं होने का आइडिया है, या नथिंगनेस, ये आता कहाँ से है? मतलब दुनिया में तो चीज़ें सिर्फ हैं, बीइंग है। सही, तो ये नहीं है का कॉन्सेप्ट, ये नेगेशन, ये कहाँ से आ गया?
सार्त्र का ये बुनियादी सवाल है। राइट और वो आई थिंक शुरू ही यहाँ से करता है कि हमारा सवाल पूछना भी तो इसी नहीं पर डिपेंड करता है ना। एग्जैक्टली अगर हम पूछते हैं, जैसे उसकी मिसाल है, क्या पियर कैफे में है, हाँ, तो इस सवाल के अंदर ही ये बात छुपी हुई है कि हो सकता है पियर वहां ना हो। अगर हम नहीं को सोच ही ना पाते तो सवाल ही नहीं बन सकता था। बिल्कुल सवाल ही नहीं पूछ सकते थे। अच्छा, और ये नहीं होना सिर्फ मतलब लॉजिक या जुबान की बात नहीं है। नहीं नहीं, सार्त्र कहता है ये हमारे रोजमर्रा के एक्सपीरियंसेस में, हमारे तजुर्बों में बसा हुआ है। वो दो बड़ी अच्छी मिसालें देता है इसके लिए। वो कौन सी? पहली है डिस्ट्रक्शन या तबाही। वो कहता है कि जैसे एक तूफान है, वो दरख्त गिरा सकता है। हाँ ठीक है, फिजिकल इवेंट है। लेकिन तूफान उस दरख्त को तबाह नहीं करता फिलोसॉफिकल सेंस में। तबाही का कॉन्सेप्ट हम लाते हैं। अच्छा, वो कैसे? मतलब तूफान में गिरा दिया तो तबाही हुआ ना। देखें, तूफान के लिए ये बस फिजिक्स है, लेकिन हम उस दरख्त को या उस चीज को पहले से शायद कीमती समझते थे, या नाजुक, फ्रेजाइल। हम सोचते थे कि इसे नहीं टूटना चाहिए। जब वो टूट जाती है तब हमारा रिएक्शन होता है कि ये तबाह हो गई। राइट राइट, तो ये फ्रेजिलिटी का, नाजुक होने का या कीमती होने का आइडिया हमारा है जी। ये वैल्यू जजमेंट, ये नहीं होना चाहिए था वाला ख्याल, ये इंसान लाता है, कॉन्शियसनेस लाती है, तूफान नहीं। समझ गया, ये पहली मिसाल हुई। और दूसरी, वो पियर वाली? हाँ, वो बड़ी फेमस मिसाल है एब्सेंस की, यानी गैर मौजूदगी की। ओके। फर्ज करें मैं कैफे जाती हूँ पियर से मिलने, ये एक्सपेक्टेशन है मेरी, और वो वहां नहीं है। ठीक। तो सार्त्रे कहता है ये सिर्फ इतना नहीं कि वो नजर नहीं आ रहा, बल्कि उसका वहां ना होना एक पूरा इवेंट बन जाता है, एक वजूद इख्तियार कर लेता है। इंटरेस्टिंग, मतलब उसका ना होना ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है वहां की बाकी चीजों से। बिल्कुल, कैफे जो है वो पूरा एक बैकग्राउंड बन जाता है, और पियर की जो नथिंगनेस है, उसका जो अदम वजूद है, वो उस बैकग्राउंड पे एक फिगर की तरह नुमाया हो जाता है। हर तरफ महसूस होता है कि पियर यहाँ नहीं है। वाह, इसको वो शायद डबल निहिलेशन कहता है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, डबल निगेशन, मतलब दो चीजें नहीं हो रही हैं। एक तो ये कि पियर वहां नहीं है, ये पहली निगेशन। ओके। दूसरी ये कि मेरी तवज्जो के लिए, मेरी कॉन्शियसनेस के लिए अब वो कैफे सिर्फ एक कैफे नहीं रहा, वो भी निगेट हो गया है। वो निगेट हो गया कैसे? इस तरह से कि वो अब सिर्फ पियर के ना होने का बैकग्राउंड है। मेरी एक्सपेक्टेशन ने कैफे की अपनी रियलिटी को पीछे धकेल दिया है, उसे निहिलेट कर दिया है, और पियर की एब्सेंस को फोकस में ला दिया है। अच्छा, तो ये पूरा एक्सपीरियंस मेरी एक्सपेक्टेशन की वजह से क्रिएट हुआ। अगर मैं पियर को एक्सपेक्ट ना कर रहा होता तो शायद मैं नोटिस भी ना करती कि वो वहां नहीं है, वो एब्सेंस इतनी रियल ना लगती। जबरदस्त। तो फिर हम वापस उसी असल सवाल पे आते हैं। अगर ये नथिंगनेस, ये नहीं होना, ना तो बीइंग के अंदर से निकलता है जी, और ना ही बीइंग के बाहर कोई अलग से एंटिटी है, सही। तो आखिर इसका सोर्स क्या है? ये आता कहाँ से है? और यहाँ सार्त्र पहले के फिलोसफर्स से, जैसे हेगल या हाइडेगर से अलग कैसे होता है? बिल्कुल, ये क्रिटिकल पॉइंट है। सार्थ कहता है कि पहले लोगों ने, जैसे हेगल ने अपनी डायलेक्टिक्स में नथिंगनेस की बात की, हाइडेगर ने भी की। हाँ, की है। लेकिन उन्होंने ये वाजे नहीं किया कि वो कौन सा वजूद, वो कौन सी बीइंग है जो इस नथिंगनेस को, इस अदम को दुनिया में इंट्रोड्यूस करती है। ओके। सार्थ का बोल्ड क्लेम ये है कि वो बीइंग, वो वजूद इंसान का शऊर है, कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस, हमारा शऊर नथिंगनेस पैदा करता है, मगर कैसे? देखें, सार्ट कहता है कि शऊर की फितरत ही ऐसी है। वो कहता है कॉन्शियसनेस इज व्हाट इट इज नॉट एंड इज नॉट व्हाट इट इज। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मतलब यही है। थोड़ा समझाएं। मतलब ये कि हमारा शऊर कभी भी किसी चीज के साथ पूरी तरह चिपका हुआ नहीं होता। वो हमेशा उससे एक कदम पीछे हट सकता है, उस पर सवाल उठा सकता है, उसको निगेट कर सकता है, उसको निगेश कर सकता है, बिल्कुल उससे आगे का सोच सकता है, पॉसिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस। ये जो एबिलिटी है ना चीज़ों से डिटैच होने की, उनको नहीं कहने की, यही कॉन्शियसनेस की नाइलेटिंग पावर है। अच्छा, ये बीइंग के अंदर एक होल या एक खला पैदा करती है, जिधर से नथिंगनेस दुनिया में दाखिल होता है। हाँ। हमारी ये एबिलिटी ही नॉन बीइंग को इंट्रोड्यूस करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं कहना,
ये नेगेशन, ये सिर्फ कोई लॉजिक या ग्रामर की चीज नहीं है। हरगिज नहीं। सार्त्रे के लिए ये हमारे होने का, हमारे शऊर के फंक्शन करने का एक फंडामेंटल तरीका है। बहुत खूब। तो ये नथिंगनेस बेसिकली हमारी रियलिटी का एक एक्टिव पार्ट है, जिसे हम खुद अपनी कॉन्शियसनेस से क्रिएट कर रहे हैं। जी हाँ, अपने सवालों से, अपनी एक्सपेक्टेशन से, अपने जजमेंट से, अपनी एबिलिटी से कि हम चीज़ों को नहीं कह सकें। और इससे फिर वो आज़ादी वाली बात भी जुड़ती होगी आगे जाकर। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर हमारा शऊर ही नथिंगनेस को, इस नहीं को जन्म देता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी ये नहीं कहने की ताकत, ये चीज़ों को रिजेक्ट करने की, उनसे फासला पैदा करने की एबिलिटी, क्या यही हमारी आज़ादी, हमारी फ्रीडम की बुनियाद है? क्या ये नाहिलेशन की कुव्वत ही है जो हमें फंडामेंटली आज़ाद बनाती है? ये वाकई ये गहरा सवाल है। जी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मजीद सोचा जा सकता है, और सार्त्रे इस पर आगे बहुत तफसील से बात करता है। जीन पॉल सार्त्र और उनका कॉन्सेप्ट बैड फेथ यानी खुद फरेबी। आज हम इसी पर थोड़ी गहरी बात करेंगे। जी। उनकी जो मशहूर किताब है बीइंग एंड नथिंगनेस, उसके चैप्टर 2 की रोशनी में मकसद ये समझना है कि भाई इंसान आखिर खुद को धोखा देता क्यों है और कैसे, अपनी ही सोच के अंदर। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल। और देखें, सबसे अहम बात यह है कि बैड फेथ सिर्फ दूसरों से झूठ बोलना नहीं है। अच्छा। ये असल में अपने आप से झूठ बोलना है। ये एक, आप समझे, नफ्सियाती तरीका है अपनी आज़ादी यानी फ्रीडम, और उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे बचने का। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई बाहर से नहीं आता धोखा, ये हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे शऊर के अंदर ही होता है। लेकिन ये आम झूठ से फिर अलग कैसे हुआ? मतलब झूठ तो झूठ है ना। सोर्स कहता है ये lie to oneself within the unity of a single consciousness। ये थोड़ा पेचीदा लग रहा है। हाँ, है थोड़ा। देखें, आम झूठ में क्या होता है, एक झूठ बोलने वाला है, एक वो है जिससे झूठ बोला जा रहा है, दो अलग लोग। सही। बोलने वाला सच जानता है और उसे दूसरे से छुपाता है। बैड फेथ में जो झूठ बोल रहा है और जिससे बोला जा रहा है, वो एक ही शख्स है। ओह, यानी मैं खुद ही मुजरिम, खुद ही मुनसिफ। कुछ ऐसा ही, इंसान खुद को ही धोखा दे रहा है। और वजह, सार्त्र कहता है, ये हमारी आज़ादी से जो एक एंग्विश पैदा होती है, एक घुटन, एक बेचैनी, हाँ, इससे बचने की कोशिश है। ये एहसास कि हम कुछ भी करने को आज़ाद हैं और हर फैसले के खुद जिम्मेदार हैं, ये कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत भारी लगता है। तो मतलब इस घुटन से बचने के लिए हम सच जानते हुए भी खुद को झूठ में बहला लेते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? मेरा मतलब है, दिमाग अपने आप को कैसे बेवकूफ़ बना सकता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। सार्त्र उसके कुछ पैटर्न्स बताता है जो हमें रोजमर्रा जिंदगी में नजर आते हैं। अच्छा। जैसे कि सबसे मशहूर मिसाल तो वो वेटर वाली है। वो वेटर जो अपने काम को कुछ ज्यादा ही संजीदगी से, या कह लें मैकेनिकी अंदाज में करता है। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। उसकी हरकतें थोड़ी थिएट्रिकल सी होती हैं। बिल्कुल, वो इतना ज्यादा वेटर बनने की कोशिश करता है कि वो खुद को और दूसरों को यकीन दिला सके कि वो बस एक वेटर है। तो इसमें क्या मसला है? मसला ये है कि वो अपने इस किरदार, इस रोल को एक तरह से अपनी ढाल बना रहा है। वो खुद को इस किरदार में कैद करके अपनी जो असल आज़ादी है कि वो इस वेटर के रोल के अलावा भी कुछ हो सकता है, इस इम्कान को, इस फ्रीडम को वो नज़रअंदाज कर रहा है। वो इस वेटर के मास्क के पीछे छुप रहा है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। आजकल भी तो लोग अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स या जॉब टाइटल से ऐसे ही चिपक जाते हैं। एग्जैक्टली, जैसे वही उनकी कुल हकीकत हो। एक और पैटर्न सार्त्र बताता है, सिंसेरिटी का दिखावा। सिंसेरिटी का दिखावा? वो कैसे? ये वो लोग हैं जो कहते हैं, मैं तो बस ऐसा ही हूँ, या ये मेरी नेचर है, मैं बदल नहीं सकता। ओह हाँ, ये तो बहुत सुनने में आता है। सार्त्रे कहता है, जब हम ये कहते हैं ना, तो हम खुद को एक चीज, एक थिंग की तरह फिक्स कर देते हैं, जैसे कोई मेज, कुर्सी। अच्छा। हम ये भूल जाते हैं कि इंसान कोई बेजान चीज नहीं, वो तो एक मुसलसल बनता हुआ प्रोजेक्ट है जो बदल सकता है।
तो ये कहना कि मैं बस ऐसा ही हूँ, ये अपनी तब्दीली की आज़ादी और जिम्मेदारी से भागना है। यानी हम अपनी फैक्टिसिटी, जो हम असल में हैं, उसे बहाना बनाकर अपनी ट्रांसेंडेंस, जो हम बन सकते हैं, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये फैक्टिसिटी और ट्रांसेंडेंस का जो खेल है ना, यही बैड फेथ की बुनियाद है। ये दो टर्म्स थोड़े और वाजे करेंगे। फैक्टिसिटी मतलब हमारी हकीकत, जैसे जिस्म, माजी, हालात। जी हाँ, फैक्टिसिटी वो सच्चाइयाँ हैं जो हमारे बारे में है और जिन्हें हम आसानी से बदल नहीं सकते। हमारा माजी, हमारा जिस्म, हमारी समाजी हैसियत वगैरह, ये हमारे फैक्ट्स हैं। ठीक है। और ट्रांसेंडेंस? ट्रांसेंडेंस हमारी शऊरी सलाहियत है, हमारी आज़ादी, आगे देखने की, खुद को बदलने की, अपने हालात से ऊपर उठने की सलाहियत। हमारी पॉसिबिलिटीज? हम सिर्फ अपने फैक्ट्स का मजमुआ नहीं है। समझा। बैड फेथ तब होती है जब हम इन दोनों में से किसी एक पर ज्यादा जोर देते हैं और दूसरे को भूल जाते हैं। या तो हम सिर्फ फैक्टिसिटी में फंस जाते हैं, मैं तो बस ऐसा ही रहूंगा। हाँ। या फिर हम फैक्टिसिटी को बिल्कुल ही नजरअंदाज करके सिर्फ ट्रांसेंडेंस का नारा लगाते हैं। मेरा माजी मुझे डिफाइन नहीं करता, अपनी असल हुदूद को भूल कर। सार्त्रा का वो मशहूर जुमला है ना, कौन सा वाला? कि इंसान वो है जो वो नहीं है और वो नहीं है जो वो है। Being which is what it is not and which is not what it is? ओह वाह! मतलब हम हमेशा अपनी मौजूदा हालत से आगे होते हैं और कभी भी पूरी तरह अपनी मौजूदा हालत में कैद नहीं होते। बिल्कुल। इसीलिए खुद को फिक्स करना बैड फेथ है। तो ये जो बैड फेथ है, ये खुद को धोखा देना, ये एक किस्म का यकीन या फेथ भी है? मतलब ये जानबूझकर सिनिकल किस्म का झूठ नहीं है। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। सार्त्र कहता है ये फेथ है, नॉलेज नहीं। ये ठंडा हिसाब किताब वाला झूठ नहीं है, ये खुद को कायल करना है, सेल्फ परसुएजन। अच्छा। हम आधे सच पर, कमजोर शवाहिद पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि वो हमें उस एंग्विश, उस बेचैनी से बचाता है। हम उन सच्चाइयों से मुंह मोड़ लेते हैं जो हमारे बनाए हुए इमेज को चैलेंज करती हैं। हम खुद को यकीन दिला देते हैं कि हम वही हैं जो हम दिखा रहे हैं। इससे बचने का रास्ता सार्त्र ऑथेंटिसिटी बताता है। एक ऐसी हालत जहां इंसान अपनी आज़ादी और अपनी हकीकत दोनों को कबूल करे। ऑथेंटिसिटी। जी, लेकिन ऑथेंटिसिटी क्या है, ये इस चैप्टर का मेन फोकस नहीं। ठीक है, तो खुलासा ये हुआ कि बैड फेथ एक बहुत ही इंसानी तरीका है अपनी आज़ादी की भारी जिम्मेदारी और बेचैनी से भागने का। हम खुद को सामाजिक किरदारों, अपनी बनाई हुई शनाख्तों या एक फिक्स्ड फितरत के पीछे छुपा लेते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कितना आम है। ये कोई नफ्सियाती बीमारी नहीं, ये इंसानी वजूद का एक हिस्सा है। हम सब किसी न किसी वक्त, किसी न किसी हद तक इसमें मुब्तला हो सकते हैं। सही। अगर इसको बड़ी तस्वीर में देखें तो ये इंसान के वजूद के अंदर जो एक बुनियादी तनाव है, आज़ादी और हकीकत के बीच की जो कशमकश है, ये उसे जाहिर करता है। वाकई ये तो बहुत गहरी बात है। तो आखिर में एक सवाल जहन में आता है, क्या ऑथेंटिसिटी यानी बैड फेथ से मुकम्मल तौर पर बाहर निकलना, क्या ये वाकई मुमकिन है? या फिर हम इंसान हमेशा अपनी आज़ादी यानी ट्रांसेंडेंस और अपनी हकीकत यानी फैक्टिसिटी के दरमियान बस झूलते ही रहते हैं, कभी इधर कभी उधर? तो आज हम जॉन पॉल सार्त्र की जो मशहूर किताब है बीइंग एंड नथिंगनेस, उसमें गोता लगा रहे हैं। खासतौर पर उस हिस्से में जहां वो फॉर इटसेल्फ यानी इंसानी शऊर या कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। जी बिल्कुल। और उसकी जो फौरी साख्तें हैं, इमीडिएट स्ट्रक्चर्स, उनको समझने की कोशिश करेंगे। सार्त्र का मेन पॉइंट ये है कि शऊर जो है ना, वो किसी चीज़ जैसा नहीं है। किसी चीज जैसा नहीं मतलब? जैसे मेज़, कुर्सी। हाँ बिल्कुल, वो बीइंग इन इटसेल्फ नहीं है। ये सेल्फ अवेयरनेस का एक बिल्कुल अलग तरीका है। और इसके मरकज में सार्त्र कहता है एक खला है, एक नथिंगनेस है। अच्छा, एक कुछ नहीं। यही चीज़ इसे एक ठोस शे बनने से रोकती है। बिल्कुल, यही उसकी खासियत है। तो पहली साख्त जो सार्त्र बताते हैं वो है प्रेजेंस टू सेल्फ, यानी खुद से आगाह होना। खुद से आगाह होना? लेकिन ये कैसे? क्या ये मतलब है कि शऊर फिर वक्त अपने आप को देख रहा है? हाँ, एक तरह से। लेकिन जैसे आप आईने में खुद को देखते हैं तो आप वो अक्स नहीं होते, आप देखने वाले होते हैं ना। सार्त्र कहता है कि शऊर और उसकी अपनी आगाही के बीच में एक हल्का सा फासला,
एक गैप होता है। ओ, यानी वो कभी भी खुद से पूरी तरह चिपक नहीं सकता, कोइंसाइड नहीं कर सकता। बिल्कुल। सफ़ा 77 पर वो यही कहता है, ये जो छोटा सा फासला है ना, यही वो नथिंगनेस है जो शूर के दिल में है, और यही उसे आज़ादी देता है, खुद को मुसलसल बनाने की सलाहियत देता है। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो ये खुद ही सेल्फ कोई अंदर रखी हुई चीज नहीं हुई फिर? नहीं, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, एक ताल्लुक है जो शूर का अपने आप से है, कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं। ठीक है। तो ये तो हुई प्रेजेंस टू सेल्फ की बात। लेकिन शूर सिर्फ उस खालीपन में तो नहीं रहता, इसकी कोई बुनियाद भी तो होगी। जी, वहीं पर आती है फैक्टिसिटी, यानी वो सारे हकायक जो हमारे बारे में हैं, लेकिन हमने चुने नहीं। जैसे कि? जैसे हमारा माजी, हमारी पैदाइश की जगह और वक्त, हमारा जिस्म, हमारे समाजी हालात, ये सब गिवन है, ये हमें मिला है। अच्छा, तो ये वो चीजें हैं जिनसे हम भाग नहीं सकते। भाग नहीं सकते, लेकिन सार्त्रा कहता है कि हम इनके मानी बदलने में आज़ाद हैं। हम चुनते हैं कि इन हकायक का हमारी ज़िंदगी में क्या मतलब है। ओ, जैसे वो वेटर वाली मिसाल सार्त्र देते हैं कि मैं वेटर हूं नहीं, बल्कि मैं वेटर होने का किरदार अदा कर रहा हूं। बिल्कुल। आप वेटर होने का किरदार तो अदा कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ किरदार अदा करके, मिसाल के तौर पर, डिप्लोमेट नहीं बन सकते अगर आपके पास वो फैक्टिसिटी नहीं है। सही। तो हम जिम्मेदार हैं उन मानी के जो हम अपनी फैक्टिसिटी को देते हैं, चाहे हमने वो हालात खुद ना चुने हों। जी हाँ, और यहीं से वो अनजस्टिफाइबिलिटी का एहसास भी जुड़ा है कि हमारी मौजूदगी की कोई हतमी वजह या जवाज नहीं, हम बस हैं और हमें मानी खुद बनाने हैं। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टिसिटी है और उसे मायने देने की आज़ादी है, लेकिन हमें आगे बढ़ने, कुछ करने की तहरीक कहाँ से मिलती है? ये वैल्यू या कदर का क्या किरदार है? सार्त्र के नज़दीक कद्र या वैल्यू जो है ना, वो कमी यानी लैक से पैदा होती है। कमी? किस चीज़ की कमी? शऊर में एक बुनियादी ख्वाहिश या कमी है कि वो मुकम्मल हो जाए, एक ठोस वजूद बन जाए, जैसा खुदा का तसव्वुर होता है, जिसे सार्त्र इन इटसेल्फ फॉर इटसेल्फ कहता है। चूंकि शऊर ये कभी बन नहीं सकता, ये जो ना बन पाने की हालत है, यही कमी कद्र को जन्म देती है। वाओ! तो कद्र कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बाहर मौजूद है जिसे हम पालें, बल्कि ये हमारे अंदर की एक नामुकम्मल हालत का नाम है? बिल्कुल। कद्र का वजूद बतौर कद्र है, यानी वो जो हकीकत में अभी नहीं है। ये वो मिसाली हालत है जिसकी तरफ हम खिंचते हैं। जब हम गौर व फिक्र करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, तो ये अक़दार ज़्यादा वाज़े होती हैं। अच्छा, तो ये कद्र हमें आगे धकेलती है और यहीं से इम्कानात, पॉसिबिलिटीज़ की बात आती होगी? जी, शऊर सिर्फ माजी और हाल में नहीं रहता, वो हमेशा खुद को मुस्तक़बिल के इम्कानात की तरफ प्रोजेक्ट करता है। ये इम्कानात सिर्फ सोचे नहीं हैं, ये वो तरीके हैं जिनसे शऊर अपना मुस्तक़बिल होने की कोशिश करता है। और चूंकि बहुत से इम्कानात होते हैं और कोई हमें मजबूर नहीं करता कि कौन सा चुने, इसीलिए आज़ादी के साथ वो घबराहट, वो एंग्विश का एहसास भी जुड़ा है, जिसका जिक्र सार्त्र ने पहले भी किया है। ये जानना कि इंतखाब मुकम्मल तौर पर हमारा है, कोई सहारा नहीं है। तो ये सब चीज़ें मिलकर, यानी खुद से मौजूदगी, प्रेजेंस टू सेल्फ, हमारी हकीकत, फैक्टिसिटी, हमारी इक़दार जो कमी, वैल्यू लैक से आती हैं, और मुस्तक़बिल के इम्कानात, पॉसिबिलिटीज़, ये सब मिलकर क्या बनता है? क्या यही सेल्फ है? हाँ, सार्त्र के मुताबिक सेल्फ या खुदी कोई अंदर बैठी चीज़ नहीं है। ये इन सब अनासिर का एक मुसलसल चक्कर है, एक सर्किट ऑफ सेल्फनेस। एक चक्कर? यानी ये कोई ठोस चीज़ नहीं बल्कि एक प्रोसेस है? बिल्कुल। ये एक मुतहर्रिक अमल है, शऊर का अपने आप से मौजूद होना, अपनी फैक्टिसिटी को समझना और माना देना, अपनी अंदरूनी कमी को महसूस करना जो कद्र बनती है, और फिर उन अक़दार की बुनियाद पर मुस्तक़बिल के इम्कानात की तरफ बढ़ना। ये सारा चक्कर ही खुदी है। तो खुलासा ये हुआ कि सार्त्र के लिए शऊर या फॉर इटसेल्फ एक मुसलसल बनने की हालत में है। ये कोई फिक्स चीज़ नहीं, बल्कि एक प्रोजेक्ट है जो अपनी हकीकतों को माना देता है, अपनी कमी से तहरीक पाता है और इम्कानात की तरफ बढ़ता रहता है। जी बिल्कुल, यही बात है। और शायद यहाँ एक आखिरी सोच ये छोड़ी जा सकती है जिस पर गौर किया जाए। अगर शऊर की फितरत ही ये है कि वो खुद से थोड़ा दूर है, उसमें एक बुनियादी कमी है, हाँ, तो क्या मुस्तनद होना, ऑथेंटिसिटी, जिसका जिक्र सोर्सेज में भी मिलता है, उसी कमी को,
उसी नामुकम्मलपन को कबूल करना है, बजाय उससे भागने या उसे झूठ-मूठ भरने की कोशिश करने के। यानी अपनी आजादी और उस नामुकम्मलपन को दोनों को अपनाना, ये वाकई एक गहरी सोच है। आज हम जॉन पॉल सार्त्र की मशहूर किताब बीइंग एंड नथिंगनेस से वक्त यानी टेम्परैलिटी के कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं। जी। आमतौर पे तो हम वक्त को जैसे कोई दरिया बह रहा हो वैसे समझते हैं, हमसे अलग, बाहर। बिल्कुल। लेकिन सार्त्र का नजरिया तो काफी मुख्तलिफ है ना? हाँ, बिल्कुल। सार्त्र वक्त को कोई एक्सटर्नल चीज नहीं मानते। वो इसे इंसानी शोर यानी फॉर इटसेल्फ, उसके होने का, उसके वजूद का बुनियादी स्ट्रक्चर समझते हैं। अच्छा। ये कोई कंटेनर नहीं जिसमें हम हैं, बल्कि ये वो तरीका है जिससे हम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा खोलते हैं। अगर वक्त बाहर नहीं, तो हम इसे एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? सार्त्र माजी, हाल, मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं? देखिए, सार्त्र के लिए माजी वो है जो हम थे। वो हाँ, ये एक तरह से फिक्स्ड है, इन इटसेल्फ बन चुका है, बदल नहीं सकता। ठीक। लेकिन, और ये की पॉइंट है, इस माजी का मीनिंग क्या है, ये आज भी हाल में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, यानी जो हो गया सो हो गया, लेकिन उसका मतलब क्या निकालना है वो हम पे है। एग्जैक्टली। आप किसी पुराने वाक़ये को नाकामी समझें या सबक, ये आपकी चॉइस है। आप उसके मानी के क्रिएटर हैं। ये तो काफी एम्पावरिंग है। अच्छा, और हाल, प्रेजेंट, जो हर लम्हा गुजर रहा है? हाल सार्थ के लिए बस मौजूदगी है, प्रेजेंस। प्रेजेंस। हाँ, शूर का, फॉर इटसेल्फ का, दुनिया या बीइंग के सामने होना। ये मौजूदगी एक तरह से सबूत है कि शूर जामिद वजूद से, बीइंग इन इटसेल्फ से अलग है। ओ। ये हाल कोई रुका हुआ लम्हा नहीं, बल्कि ये एक मुसलसल फरार है माजी बनने की तरफ। ये फॉर इटसेल्फ का बीइंग से नॉन कोइंसिडेंस है। और मुस्तकबिल, फ्यूचर? वो तो अभी आया ही नहीं। मुस्तकबिल कोई पहले से लिखी हुई चीज नहीं है। सार्थ के लिए मुस्तकबिल वो पॉसिबिलिटीज हैं, वो इम्कानात जिनकी तरफ शूर खुद को प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्ट करता है? जी, ये वो मैं है जो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं या बनूंगा, इस तरह से कि मैं अभी वो नहीं हूं। शूर का ये खुद से आगे निकलना, अपने इम्कानात की तरफ बढ़ना, यही वक्त को जन्म देता है। वाह, यानी मुस्तकबिल हमारे एक्शंस और चॉइसेस से बनता है, कोई फिक्स्ड तकदीर नहीं। बिल्कुल। शूर की ये जो एक्सटैटिक नेचर है ना, कि वो बैक वक्त अपने माजी को है, हाल में मौजूद है और मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा है, यही वक्त है। तो अगर वक्त दरिया नहीं, डब्बा नहीं, तो फिर उसकी असल हकीकत मतलब ऑन्टोलॉजी क्या है? सार्तर के मुताबिक वक्त कोई अलग से एंटिटी नहीं है, ये शऊर के वजूद का तरीका है, द वे कॉन्शियसनेस इज। वजूद का तरीका? हाँ, चूंकि शऊर हमेशा इन तीनों डायमेंशंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में फैला होता है, इसी फैलाव, इसी स्ट्रक्चर का नाम वक्त है। ये कोई अलग-अलग इंस्टेंस का जोड़ नहीं, बल्कि एक सिंगल मूवमेंट है। यानी वक्त हमसे अलग नहीं, बल्कि हमारे शऊर के काम करने का अंदाज ही वक्त है। एक तरह से हाँ, कॉन्शियसनेस टेम्पोरलाइजेज इटसेल्फ, वो खुद को वक्त में ढालता है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब रोजमर्रा का तजुर्बा तो यही लगता है कि घड़ी चल रही है, वक्त गुजर रहा है, हमसे आजाद। हाँ, ये आम फहम से हट कर है, और यहीं सार्त्रे एक और डिस्टिंक्शन लाते हैं जो बहुत दिलचस्प है। वो क्या? वो है असल वक्त यानी ओरिजिनल टेम्पोरैलिटी और नफ्सियाती वक्त साइकिक टेम्पोरैलिटी के दरमियान फर्क। अच्छा, ओरिजिनल और साइकिक, इनमें क्या फर्क हुआ? देखें, ओरिजिनल टेम्पोरैलिटी तो यही बुनियादी बहता हुआ वक्त है जिसकी हमने बात की, जो शऊर के वजूद का तरीका है, वो मुसलसल फ्लो। ठीक, समझ आई। लेकिन जब हम अपने आप पर, अपने शऊर पर गौर करते हैं, रिफ्लेक्शन। हाँ, तो हम एक अलग किस्म का वक्त क्रिएट कर लेते हैं। वो है साइकिक टेम्पोरैलिटी। गौर करने से वक्त कैसे बदल जाता है? ये तो अजीब बात है। जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम अपने शऊर को, अपनी कैफियत, स्टेट्स, अपने आमाल, एक्शंस को एक चीज की तरह देखने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। ये अमल हमारी साइकी बनाता है, हमारा ईगो, हमारी परसीव्ड पर्सनालिटी, और ये नफ्सियाती वक्त जो बनता है, ये असल वक्त के बहाव जैसा नहीं होता। कैसा होता है फिर? ये वक्त को ठहरे हुए वाकयात का सिलसिला समझता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जैसे अलग अलग खाने हों, जैसे किसी कैलेंडर पर दिन।
जैसे हम याद करते हैं कि पिछले साल ये हुआ था, आज ये हो रहा है, कल ये करेंगे। बिल्कुल। इसमें एक तरह की स्टैटिक क्वालिटी आ जाती है और अक्सर इस नफ्सियाती वक्त में माजी मुस्तकबिल को डिटरमिन करता हुआ लगता है, कॉज़ैलिटी। अच्छा। जबकि असल वक्त तो आज़ाद है, इम्कानात से भरा है। नफ्सियाती वक्त एक तरह से लेस ऑथेंटिक है, ओरिजिनल के मुकाबले में। तो गोया जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं तो हम उसके बहाव को रोककर उसकी तस्वीरें बना लेते हैं। हाँ, एक तरह से यही है। आप एक नैरेटिव बना लेते हैं। ये समझने में मददगार है, लेकिन ये असल जिंदा तजर्बा नहीं है। प्योर रिफ्लेक्शन उस असल वक्त को समझने की कोशिश तो करता है, पर पूरी तरह ग्रैस्प नहीं कर पाता। तो खुलासा ये हुआ कि सार्त्र के नजदीक वक्त बाहर की कोई चीज नहीं, बल्कि हमारे शऊर के होने का अंदाज है। बिल्कुल। हम अपने माजी के मानी के जिम्मेदार हैं, हाल में दुनिया के सामने मौजूद हैं और मुस्तकबिल के इम्कानात की तरफ बढ़ रहे हैं। सही। और जब हम अपनी ज़ात पर, अपनी साइकी पर गौर करते हैं तो वक्त की एक अलग, ज्यादा स्टैटिक नफ्सियाती तस्वीर बना लेते हैं। ये वाकई गहरी बात है, सोचने वाली बात है। अगर वक्त हमारे अंदर से ही निकलता है और ख़ासतौर पर हम अपने माजी के मानी खुद बनाते हैं जी। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम वाकई अपनी गुजरी हुई जिंदगी के वाकयात को, उन फैक्ट्स को बदले बगैर सिर्फ अपनी इंटरप्रिटेशन बदलकर उनका मतलब मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं? क्या हम अपनी तारीख को एक नई नज़र से देखकर उसे एक नया मुस्तकबल दे सकते हैं? इस पर सोचिएगा। तो क्या ज़मीन की बनावट यानी ज्योग्राफी वो आज भी हमारी किस्मत लिखती है इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में भी? हाँ, ये सवाल टिम मार्शल ने अपनी किताब में प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी में उठाया है। बहुत दिलचस्प है ये। बिल्कुल। और आज हम यूरोप और आर्कटिक पर फोकस कर रहे हैं। देखते हैं ज्योग्राफी वहाँ सियासत को, मुस्तकबिल को कैसे शेप कर रही है। सही। चलें इस पर गुफ्तगू करते हैं। यूरोप से शुरू करें। हाँ, यूरोप की ज्योग्राफी देखें, कितनी फ्रैगमेंटेड है ना। पहाड़ हैं, दरिया हैं। और वो दरिया भी, जैसे डैन्यूब है, वो अक्सर इलाकों को जोड़ने के बजाय तकसीम करते हैं। एग्जैक्टली। अमेरिका से कितना अलग मंजर है। वहाँ शायद ज्योग्राफी ने एक बड़ी मुश्तरका शनाख्त को पनपने में मदद दी। हाँ, और यूरोप में इस फ्रैगमेंटेशन ने, आप देखें, कितने अलग अलग मुल्क और कल्चर्स पैदा किए। और इसका माशी असर वो भी तो गहरा होगा। बिल्कुल। नॉर्थ यूरोप के जो वसीम मैदानी इलाके हैं, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन जैसे, और वहाँ के बेहतरीन दरिया, राइन वगैरह, हाँ, उन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत फैसिलिटेट किया। माल की नक्लो हमल आसान हुई। राइट। जबकि साउथ यूरोप में, जैसे स्पेन का वो बुलंद मिसेटा सेंट्रल है या ग्रीस के पहाड़ी इलाके, वहाँ माशी तरक्की इतनी तेज नहीं हुई। मुश्किल ज्योग्राफी थी। तो ये नॉर्थ साउथ डिवाइड की एक वजह तो ज्योग्राफी में है। और शायद यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन जैसी इंटीग्रेशन की इतनी कोशिशों के बावजूद वो नेशनलिज्म की जड़ें इतनी गहरी हैं। हाँ बिल्कुल। और वो यूरो क्राइसिस के वक्त कितना साफ नजर आया था ना, जर्मनी और ग्रीस के दरमियान जो वो टेंशन था। वो दरअसल नॉर्थ और साउथ की ज्योग्राफियाई हकीकतों का भी अक्कास था, कहीं ना कहीं। अच्छा, इसका एक और दिलचस्प पहलू ये है कि ज्योग्राफी से जुड़े जो पुराने खौफ हैं वो आज भी शायद पॉलिसी को मुतासिर करते हैं। मसलन जर्मनी का वो डर कि हम चारों तरफ से दुश्मनों में घिर सकते हैं, या फ्रांस का जर्मनी से खौफ। हाँ, और यही वो खदशात थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर II के बाद EU और नाटो जैसे इदारों की बुनियाद रखी। एक तरह से ज्योग्राफी पर काबू पाने की कोशिश थी। लेकिन आज के जो क्राइसिस हैं, जैसे यूरोजोन का बहरान या रशिया के एक्शंस, लगता है ज्योग्राफी की अहमियत फिर से बढ़ रही है। सही कहा। ऐसा लगता है बदलते अलायंसेस, जैसे पोलैंड का अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकना, शायद इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यूरोप अपनी पुरानी ज्योग्राफिकल रियलिटी से अभी भी डील कर रहा है, लेकिन दुनिया के बिल्कुल ऊपर आर्कटिक में। हाँ, वहाँ एक बिल्कुल नया मंजरनामा खुल रहा है। वहाँ पे गलती बर्फ नए कवायद लिख रही है। ये वो इलाका है जिसे तारीख ने लार्ज स्केल पर नजरअंदाज किया था। बिल्कुल। मगर अब ये अचानक बहुत अहम हो गया है। नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट पैसेज, कनाडा के ऊपर से अटलांटिक को पैसिफिक से मिलाता है, और नॉर्दर्न सी रूट जो रशिया के साहिल के साथ साथ चलता है। दोनों ही पोटेंशियल गेम चेंजर्स हैं ट्रेड के लिए।
तो यहाँ से चीजें वाकई दिलचस्प हो रही हैं। हाँ, और पिघलती बर्फ सिर्फ रास्ते नहीं खोल रही, बल्कि जमीन में छुपे खजाने भी सामने ला रही है। रिसोर्सेज जैसे तेल और गैस। हाँ, USGS यानी अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक यहाँ तेल और गैस के बहुत बड़े ज़खायर हो सकते हैं। पोटेंशियल बहुत है। इसके सियासी नताइज तो फौरी होंगे फिर। की प्लेयर्स कौन है इस रेस में? वही बड़े आर्कटिक मुल्क, रशिया है, अमेरिका है, कनाडा, नॉर्वे और डेनमार्क ग्रीनलैंड की वजह से। ये सब आर्कटिक के इस नए फ्रंटियर पर जमीन, वसाइल और असर रसूख की दौड़ में शामिल हो गए हैं। और रशिया इस मामले में बहुत आगे नजर आता है। उनकी आर्कटिक में जबरदस्त मिलिट्री मौजूदगी है। मरमैन्स्क में उनकी खास आर्कटिक ब्रिगेड्स हैं। हाँ, और मुसलसल मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। वो 2007 में उन्होंने नॉर्थ पोल के समुद्री फर्श के नीचे अपना झंडा भी लगाया था। सिंबॉलिक कदम था। बिल्कुल। रशिया के लिए इसकी स्ट्रैटेजिक अहमियत भी बहुत है ना। उनके नॉर्दर्न फ्लीट को अटलांटिक तक खुला रास्ता मिलता है। हाँ, मिलता है। हालांकि वो GIU के गैप, वो समुद्री पैसेज जो ग्रीनलैंड, आइसलैंड और UK के दरमियान है, वो अभी भी एक चैलेंज है, क्योंकि वो वेस्ट के कंट्रोल में आ सकता है। तो मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, तनाज़ात का इम्कान भी है फिर? इम्कान तो है, फौजी सरगर्मियों में इजाफा है, लेकिन दूसरा रुख भी है। आर्कटिक काउंसिल जैसा फोरम है जहां ये मुल्क बातचीत करते हैं। अच्छा। और UN क्लॉज यानी लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन जैसे कानून हैं जो समुद्री हदूद तय करते हैं। तो कॉपरेशन के मैकेनिज्म्स भी हैं। तो क्या ये वाकई एक नया ग्रेट गेम है या सिर्फ हाइप है? कह सकते हैं कि ये नया ग्रेट गेम है। अगर बड़े तनाजुर में देखें तो ये ग्लोबल लेवल पर रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक राउट्स के लिए जो कशमकश जारी है, उसी का एक हिस्सा है। और इसमें अमेरिका की पोजीशन, वो भी तो एक आर्कटिक मुल्क है। वो है, लेकिन उनकी कोई वाज़ेह मुस्तकिल आर्कटिक स्ट्रैटेजी उतनी नज़र नहीं आती जितनी शायद रूस की है। ये एक पॉइंट है डिस्कशन का। अच्छा, तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मार्शल का जो बुनियादी ख्याल है। हाँ, कि ज्योग्राफी को हम अक्सर भूल जाते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन वो आज भी सियासत, ताकत और माशी तरक्की को बुनियादी तौर पर मुतासिर कर रही है। यूरोप की अंदरूनी तकसीम और उसके बदलते अलायंसेस, और दूसरी तरफ आर्कटिक का ये नया स्ट्रेटेजिक महाज, दोनों इस बात का सबूत हैं कि ज्योग्राफी का असर मुसलसल है। बिल्कुल। हाँ, इंसानी कोशिश और टेक्नोलॉजी जैसे बेहतर ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन, वो ज्योग्राफी के उसूलों को बदल सकती हैं, उनका इम्पैक्ट कम कर सकती हैं, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं कर सकती। तो हमेशा से ये ज्योग्राफिक मजबूरियों और इंसानी इरादे के दरमियान एक कशमकश रही है। हाँ, एक बैलेंस है। मार्शल कहते हैं कि ज्योग्राफी एक कैद खाना है और लीडर्स हमेशा इस कैद से निकलने की कोशिश करते रहते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ को समझना आज भी उतना ही ज़रूरी है, शायद पहले से भी ज़्यादा। अच्छा, तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए। जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती है और दुनिया के नक्शे पर लकीरें धुंधली पड़ती हैं, क्या हम वाकई ज्योग्राफी की कैद से आज़ाद हो रहे हैं? या हम शायद सिर्फ नए अनजाने कैदखानों की चाबियां ढूंढ रहे हैं? आज हम जीन पॉल सार्ट्रे के फ़लसफ़े के एक बहुत ही मरकज़ी ख़याल पर बात कर रहे हैं, बीइंग फॉर अदर्स, यानी हम दूसरों के साथ कैसे एग्जिस्ट करते हैं और उनकी मौजूदगी हमें कह सकते हैं कैसे पता चलती है। हमारा मकसद ये समझना है कि दूसरे लोगों का होना हमारे लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल, और ये फिलॉसफी का एक क्लासिक सवाल है, बहुत पुराना। क्या हम वाकई जान सकते हैं कि दूसरे लोग भी हमारी तरह सोचने समझने वाले कॉन्शियस बीइंग्स हैं, या हम सिर्फ अपने ही जहन में, अपनी ही दुनिया में कैद हैं? इसे सोलिप्सिज्म का रिफ्ट भी कहा गया है। सोलिप्सिज्म का रिफ्ट मतलब वो खतरा कि शायद सिर्फ मैं ही हूँ। हाँ, वही खतरा कि शायद सिर्फ मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ और बाकी सब मेरी इमेजिनेशन है। एक फिलोसॉफिकल डेड एंड समझ लें। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को सार्त्रे से पहले जैसे हुसर्ल, हेगल, हाइडेगर, उन्होंने कैसे अप्रोच किया था? जरूर, सार्त्रे ने इन सब के आइडियाज को आप कह सकते हैं क्रिटिकली देखा। जैसे हुसर्ल हैं, उनके लिए दुनिया कॉन्शियसनेस का एक कोरिलेट थी, लेकिन सार्त्रे के मुताबिक ये ठीक से एक्सप्लेन नहीं करता था कि हम दूसरों को अलग इंडिविजुअल्स के तौर पर कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। और हेगल, उनकी वो मास्टर स्लेव डायलेक्टिक वाली बात काफी मशहूर है।
हाँ बिल्कुल, हेगल ने कहा कि सेल्फ कॉन्शियसनेस दूसरे के जरिए खुद को पहचानती है, लेकिन सार्त्र को इस पर ऐतराज था। उन्होंने कहा कि ये रिलेशन बुनियादी तौर पर बराबरी का नहीं है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, और ये दूसरे को अक्सर एक ऑब्जेक्ट बना देता है। ये वो असली बीइंग फॉर अदर्स नहीं है जो हम रोज फील करते हैं। अच्छा, और फिर हाइडेगर, उनका बीइंग इन द वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट। हाइडेगर ने बीइंग इन द वर्ल्ड की बात की, लेकिन सार्ट्रे का मानना था कि वो कॉन्शियसनेस के स्पेसिफिक रोल को, खासकर नेगेशन यानी नफी को और नथिंगनेस को एस्टैब्लिश करने में उसको नजरअंदाज कर गए। तो इन सब अप्रोचेज में सार्ट्रे को असल कमी क्या लगी? वो बुनियादी नुक्ता क्या था जो मिस हो रहा था? सार्ट्रे के ख्याल में ये सारी थीरीज ये नहीं समझा पा रही थीं कि हम दूसरे लोगों की जो सब्जेक्टिव प्रेजेंस है, उनका जो अंदरूनी एहसास है, उसको डायरेक्ट कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। वो या तो दूसरे को ऑब्जेक्ट बना रहे थे या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। और यहाँ से सार्ट्रे का अपना यूनिक आइडिया आता है, द लुक, ले रिगार्ड। एग्जैक्टली, द लुक यहाँ से बहुत 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 इंटरेस्टिंग हो जाती है। सार्ट्रे कहते हैं कि हम दूसरे की मौजूदगी का सबसे गहरा, सबसे पावरफुल एहसास तब करते हैं जब वो हमें देखते हैं। जब वो हमें देखते हैं? सिर्फ देखने से? ऐसा क्या है इस देखने में? देखिए, जब कोई हमें देखता है तो सार्त्र के मुताबिक हम फौरन ही अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरह फील करने लगते हैं। हम सिर्फ वो सब्जेक्ट नहीं रहते जो दुनिया को देख रहा है, अब हम खुद किसी की निगाह का फोकस बन गए हैं, एक देखी जाने वाली चीज। अच्छा, मतलब मेरी अपनी ज़ात, मेरी अपनी सब्जेक्टिविटी वो पीछे चली जाती है और मैं बस एक एक एंटिटी बन जाती हूँ किसी और के लिए? बिल्कुल सही। दूसरे की निगाह, वो लुक, हमारी दुनिया हमसे गोया छीन लेती है उस लम्हे। हमारी पॉसिबिलिटीज जो हम कर सकते थे, हमारे प्लान्स, वो हमसे अलग हो जाते हैं, एलियनेटेड, क्योंकि अब वो दूसरे के लिए भी पॉसिबिलिटीज हैं, उसकी जजमेंट के लिए ओपन है। और इससे हम वल्नरेबल महसूस करते हैं। हाँ, वल्नरेबिलिटी का एहसास होता है। हमारा एक नया वजूद सामने आता है, बीइंग फॉर अदर्स, हमारा वो हिस्सा जो हम हैं लेकिन सिर्फ दूसरे की नज़र से, वो हिस्सा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इस एक्सपीरियंस से सार्त्रे ने खास एहसास को जोड़ा है, शेम, शर्मिंदगी, लाओंत। जी, शर्मिंदगी इसका एक बहुत अहम नतीजा है। लाजमी नहीं कि हमेशा हो, लेकिन अक्सर होता है। जब हमें दूसरे की निगाह में अपने ऑब्जेक्ट होने का एहसास होता है तो हम शर्मिंदा हो सकते हैं। ये शर्मिंदगी ही इस बात का सबूत है कि हमारा एक बाहर है, एक आउटसाइड है, जिसे हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। वो दूसरे की फ्रीडम पर, उसकी निगाह पर डिपेंड करता है। तो ये एक किस्म की कश्मकश है इंसानी रिश्तों में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान। हाँ, सार्त्र के लिए ये इंसानी रिलेशंस की बुनियादी कश्मकश है, एक कांस्टेंट उलटफेर। कभी हम सब्जेक्ट होते हैं, दूसरे को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कभी हम ऑब्जेक्ट बन जाते हैं दूसरे की निगाह में। तो इस सब का अगर हम खुलासा करें, सार्त्रे का ये द लुक का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? ये बताता है कि दूसरों का वजूद सिर्फ एक कह लें इंटेलेक्चुअल पजल नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा, ज़ाती और अक्सर अनकंफर्टेबल, यहाँ तक कि तकलीफदेह एक्सपीरियंस है जो हमें शेप करता है। और ये कि हमारी आइडेंटिटी कितनी हद तक दूसरों पर डिपेंड करती है। हम सिर्फ वो नहीं जो हम अकेले में सोचते हैं कि हम हैं। बिल्कुल, हम वो भी हैं जो हम दूसरों की नज़र में बन जाते हैं। यह हमें चैलेंज करता है कि हम अपने इस बीइंग फॉर अदर्स को कैसे फेस करते हैं, इस कश्मकश के साथ कैसे जीते हैं। इंटरेस्टिंग। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये द लुक, ये निगाह इतनी पावरफुल है, तो आज की डिजिटल दुनिया में क्या हो रहा है, जहां निगाहें अक्सर गायब होती हैं या उनकी शक्ल बदल जाती है, जैसे प्रोफाइल पिक्चर्स, ऑनलाइन स्टेटस, लाइक्स, कमेंट्स। क्या इस डिजिटल इंटरैक्शन से हमारे बीइंग फॉर अदर्स का एक्सपीरियंस भी तब्दील हो रहा है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज हम जान पॉल सार्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब बीइंग एंड नथिंगनेस, उससे जिस्म यानी बॉडी के कंसेप्ट पर बात कर रहे हैं। हाँ, खास तौर पर पार्ट 3 चैप्टर 2 जो बीइंग फॉर अदर्स के बारे में है। बिल्कुल, और हम देखेंगे कि सार्टर के लिए जिस्म सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं है, ये हमारे होने का, हमारे वजूद का एक बुनियादी हिस्सा है।
एग्जैक्टली हम कैसे उसे एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे दूसरे उसे देखते हैं, इस सब पर बात होगी। हाँ, हम सोर्स मटेरियल में जो आइडियाज हैं पेज 306, 339 और 351 के करीब उन पर फोकस करेंगे। चलें शुरू करते हैं इसको खोलना। बिल्कुल। तो पहला जो पॉइंट है वो है द बॉडी एज बीइंग फॉर इटसेल्फ, यानी जिस्म जैसा वो हमारे अपने लिए है। अपने लिए। हाँ, पेज 306 के आसपास 60 से इसको हमारी फैक्टिसिटी कहते हैं, यानी वो हकीकत के हम इस दुनिया में हैं, इस जगह, इस पास्ट के साथ, और हमने इसे चुना नहीं। अच्छा, जैसे मेरा कद या मेरी आंखों का रंग, ये फैक्टिसिटी है। वो भी है, लेकिन सार्त्रे के लिए ये ज्यादा डीप है। ये असल में वो गिवन सिचुएशन है जिसमें हम खुद को पाते हैं। यही वो बेस है जिस पर हमारी फ्रीडम, हमारी आज़ादी एक्ट करती है। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सार्त्रे कहते हैं हम जिस्म हैं, ये नहीं कि हम जिस्म रखते हैं। फर्क है इसमें। हम जिस्म हैं, ये लाइन बहुत पावरफुल है। मतलब ये हमारी एंगेजमेंट का तरीका है दुनिया से। एग्जैक्टली, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन सार्त्रे ये भी कहते हैं कि हम इस जिस्म को सरपास करते हैं, इससे आगे निकलते हैं। हाँ, ये सरपास करना और निहिलेट करने की बात भी आती है। इसका क्या मतलब है? हम जिस्म को निहिलेट कैसे करते हैं? यहाँ निहिलेट का मतलब डिस्ट्रॉय करना नहीं है। इसका मतलब है निगेट करना या नाचीज करना। ओके। यानी हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारा शऊर, वो सिर्फ जिस्म की फिजिकल लिमिट्स तक नहीं रहता। वो हमेशा आगे देखता है पॉसिबिलिटीज़ को। हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जो हमारी मौजूदा जिस्मानी हालत से आगे होते हैं। अच्छा, जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कल क्या करना है, तो मैं अपने जिस्म के अभी यहाँ होने की स्टेट को नेगेट कर रहा हूँ। हाँ, एक तरह से आप उससे आगे निकल रहे हैं अपनी कॉन्शियसनेस में, लेकिन वो जिस्म, वो फिक्टिसिटी फिर भी आपकी रियलिटी की बुनियाद रहती है। समझ गया। इंटरेस्टिंग। हम बंधरे भी हैं और आज़ाद भी एक ही वक्त में। अब यहाँ से बात और कॉम्प्लिकेटेड होती है जब द बॉडी फॉर अदर्स का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, ये दूसरा अहम नुक्ता है, पेज 339 के करीब डिस्कस हुआ है। ये क्या है, बॉडी फॉर अदर्स? ये वो पर्सपेक्टिव है जब कोई दूसरा, द अदर, हमारे जिस्म को देखता है। उनकी नज़र में हमारा जिस्म हमारे लिव एक्सपीरियंस का सेंटर नहीं रहता। तो क्या बन जाता है? वो दुनिया में मौजूद दूसरी चीज़ों की तरह एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक शय। ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक अ चेयर और अ टेबल? उनकी नज़र के लिए, हाँ। जब कोई हमें देखता है, सार्त्रे इसे द लुक कहते हैं, नज़र, तो अचानक हम अपने जिस्म को बाहर से फील करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह। वाओ, ये तो अजीब फीलिंग होगी। मतलब जैसे हम खुद को आईने में देखते हैं वैसा? नहीं, उससे मुख्तलिफ। आईने में फिर भी हम सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन द लुक में हम दूसरे की नज़र का ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। हमारी पॉसिबिलिटीज़, हमारी फ्रीडम उस नज़र में कैद हो जाती हैं। हम खुद से एलियनेटेड, अलग थलग महसूस करते हैं। यानी जब कोई हमें घूर रहा होता है या जज कर रहा होता है, तो हम खुद को उनकी नज़र से एक चीज़ की तरह फील करते हैं। बिल्कुल। आपने कभी महसूस किया है जब कोई आपको अजीब तरह से देखे और आप एकदम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल होता है। आप अपने कपड़ों, अपने चलने के अंदाज, हर चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, वो द लुक का असर है। आप अपने जिस्म को फॉर अदर्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो फिर इस सब का निचोड़ क्या है? ये हमें तीसरे डायमेंशन पर ले आता है, द थर्ड ऑन्टोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ द बॉडी। पेज 351 के आसपास इसका जिक्र है। हाँ, और ये तीसरा डायमेंशन, ये असल में पहले दो एक्सपीरियंसेस, बॉडी फॉर इटसेल्फ और बॉडी फॉर अदर्स, इनके दरमियान जो टेंशन है, जो कश्मकश है, उससे पैदा होता है। टेंशन से पैदा होता है? कैसे? देखिए, ये वो जिस्म है जो दूसरों के लिए ऑब्जेक्टिव खासियतें रखता है, जैसे कोई खूबसूरत है या बदसूरत, या किसी खास नस्ल, रेस से है, या कोई फिजिकल कमी है, जैसे सार्त्रे मिसाल देते हैं एक बाजू वाला होना। अच्छा, तो ये वो लेबल्स हैं जो दूसरे हम पर लगाते हैं? हाँ, ये चीजें हम हैं दूसरों के लिए, लेकिन हमने इनको चुना नहीं है। ये हमारी फैक्टिसिटी का वो हिस्सा है जो दूसरों की नज़र से डिफाइन होता है।
हम इसके बारे में दूसरों के रिएक्शन से जानते हैं। और ये हमारे फ्रीडम पर एक लिमिट है। बिल्कुल, ये एक ऐसी लिमिट है जिसे हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करते, जैसे हम अपने जिस्म को फॉर इटसेल्फ एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हम इसका सामना जरूर करते हैं दुनिया में। ये हमारी बीइंग फॉर अदर्स की फैक्टिसिटी है। तो अगर मैं सही समझा हूं, 3 डायमेंशंस हैं। एक, हमारा अंदर का एक्सपीरियंस, बॉडी फॉर इटसेल्फ। 2, हम दूसरों के लिए कैसे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, बॉडी फॉर अदर्स। और 3, वो ऑब्जेक्टिव क्वालिटीज जो दूसरे हम में देखते हैं और जो हमारी रियलिटी बन जाती है, थर्ड डायमेंशन। आपने बिल्कुल सही समराइज किया। यही 3 पहलू मिलकर साइत्रे के नजदीक हमारे जिस्म की पूरी कहानी बताते हैं। ये तो काफी सोचने पे मजबूर करने वाली बात है। हाँ, और इस सब के बाद एक सवाल फिर भी रह जाता है जो सार्त्रे भी उठाते हैं। अगर हमारा वो हिस्सा जो दूसरों के लिए है, हमारा बीइंग फॉर अदर्स, उसे हम कभी पूरी तरह से जान ही नहीं सकते क्योंकि वो तो दूसरे की नजर में है। हाँ, तो क्या हम कभी अपने आप को, अपने सेल्फ को मुकम्मल तौर पर समझ सकते हैं अगर हमारा एक हिस्सा हमेशा हमारी पूरी ग्रास्प से बाहर रहेगा? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। आज हम जीन पॉल सार्त्रे की मशहूर किताब बीइंग एंड नथिंगनेस के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात कर रहे हैं। जी, पार्ट 3, चैप्टर 3। उन्वान है कॉन्क्रीट रिलेशंस विद अदर्स, यानी असल जिंदगी में हम एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। बिल्कुल, और सार्त्रे का जो पर्सपेक्टिव है ना, वो काफी, आप कह लें, अनसेटलिंग है। अच्छा? वो कहते हैं कि हमारे आपसी रिश्तों की बुनियाद में ही एक बुनियादी कशमकश है, एक कॉन्फ्लिक्ट है। ओह। आज हम उसी कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे और देखेंगे कि मोहब्बत, जबान, ख्वाहिश, नफरत, ये सब रवैये इसको कैसे जाहिर करते हैं। और वो मिथसाइन और वी का कॉन्सेप्ट भी है। जी जी, दूसरों के साथ होना और हम, उन पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सार्त्रे शुरू करते हैं ल रिगार्ड से। द लुक, किसी की नजर, ये कैसे हमारे ताल्लुकात पर असरअंदाज होती है। यहीं से आप समझे कोर इश्यू शुरू होता है। सार्त्रे कहते हैं जब कोई हमें देखता है या हमें सिर्फ ये एहसास हो कि कोई देख रहा है, तो हम अपनी नजर में वो आजाद फर्द, वो सब्जेक्ट नहीं रहते। तो क्या बन जाते हैं? हम उस दूसरे के लिए एक शय बन जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट। शय मतलब बेजान चीज की तरह? एक तरह से हमें लगता है कि हमारी जो आजादी है, हमारे इम्कानात हैं, हमारी ट्रांसेंडेंस, यानी खुद को बदलने की सलाहियत, बिल्कुल, वो हमसे छीन गई है। किसी और ने उसे कैद कर लिया है अपनी नजर में। ओहो, यानी दूसरे की नजर हमें एक तरह से कैद कर लेती है। ये तो रिश्तों में एक मुस्तकिल तनाव पैदा करता होगा। बिल्कुल, सार्त्रे के नजदीक यही बुनियादी कशमकश है, कॉन्फ्लिक्ट। हम खुद को आजाद सब्जेक्ट भी मानना चाहते हैं और दूसरे की नजर में ऑब्जेक्ट बनने से बचना भी। और इसी कशमकश से फिर मुख्तलिफ रवैये निकलते हैं। जी हाँ। तो पहला रवैया है मोहब्बत, लव। सार्त्रे के नजदीक मोहब्बत क्या है फिर? क्या वो इस कशमकश का हल है? हल तो नहीं। सार्त्रे के मुताबिक मोहब्बत भी इसी कशमकश का एक इजहार है। अच्छा, कैसे? मोहब्बत असल में दूसरे की आजादी को, उसकी फ्रीडम को हासिल करने की कोशिश है। हासिल करने की? हाँ, पर इस तरह के उसकी आजादी बरकरार भी रहे, ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी एम है। ये कैसे मुमकिन है, आजादी और कब्जा एक साथ? यही तो मसला है। सार्थर कहते हैं ये मंसूबा लाजमन नाकाम होता है। फ्रीडम को कैद नहीं किया जा सकता। आप जैसे ही उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, वो फ्रीडम नहीं रहती। ये तो मोहब्बत की काफी मायूसकुन तस्वीर है। सार्थर का नजरिया तो यही है। अच्छा, और जबान, लैंग्वेज का क्या किरदार है इसमें? क्या अल्फाज भी हमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं? हाँ, जबान भी उसी बीइंग फॉर अदर्स का हिस्सा है। ये कोई अलग सी चीज नहीं है। अच्छा। जब हम बोलते हैं तो अपनी सब्जेक्टिव सोच को अल्फाज देते हैं। वो अल्फाज दूसरे के लिए क्या बन जाते हैं? ऑब्जेक्ट। सही। हमारे ख्यालात का मतलब अब सिर्फ हमारा नहीं रहता, वो दूसरे की समझ, उसकी आज़ादी पर मुनहसर हो जाता है। सार्थर कहते हैं गोया हमारे ख्यालात चोरी हो गए हों। ओह, यानी हम अपनी बात पर भी पूरी तरह कादिर नहीं रहते। एक तरह से। और फिर इसी कशमकश की इंतहाएं हैं मैसोकिज्म और सैडिज्म। जी बिल्कुल, ये दोनों रवैये इसी बुनियादी मसले के एक्सट्रीम रिएक्शंस हैं। सैडिज्म में क्या होता है? सैडिज्म में आप दूसरे को जबरदस्ती मुकम्मल तौर पर एक चीज बनाने की कोशिश करते हैं, एक जिस्म, फ्लैश, एक आला, इंस्ट्रूमेंट, ताकि उसकी आजादी आपको चैलेंज न कर सके। उस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश। जी,
और मैसोकिज्म इसका उल्ट है। वो कैसे? मैसोकिज्म में आप खुद को दूसरे के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाकर पेश करते हैं, अपनी आज़ादी से दस्तबरदार हो जाते हैं ताकि दूसरे की नज़र की वो जो तकलीफ दे ऑब्जेक्टिफिकेशन है उससे बच सकें। गोया आप खुद ही हथियार डाल देते हैं। हाँ, दोनों ही रवैये दूसरे की मुकम्मल आज़ादी को तस्लीम करने में नाकामी हैं। ठीक है, ये तो हुआ पहला रवैया। अब आते हैं दूसरे रवैयों पर। लाताल्लुक़े, इंडिफरेंस, ख्वाहिश, डिज़ायर और नफरत, हेट। ख्वाहिश के बारे में सार्त्र क्या कहते हैं? क्या ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है? नहीं, सार्त्र के लिए ख्वाहिश सिर्फ जिनसी लज्जत या सेक्सुअल एक्ट की तलब नहीं है, ये इससे ज्यादा गहरी है। अच्छा। ये दूसरे के जिस्मानी वजूद, उनकी इनकारनेशन, उनकी फ्लैश की ख्वाहिश है। फ्लैश की ख्वाहिश? इसका क्या मतलब? यानी आप दूसरे के मुजस्सम शऊर को, एम्बॉडिड कॉन्शियसनेस को, उनकी फैक्टिसिटी को, मतलब वो ठोस पहलू जिसे वो बदल नहीं सकते, उसको पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो अपनी आज़ादी भूलकर बस एक जिस्म बन जाए? जी, जिसे आप महसूस कर सकें। ये भी दूसरे पर मुकम्मल कब्जा करने की एक और कोशिश है, और सार्त्र के मुताबिक ये भी नाकाम रहती है। तो मोहब्बत की तरह ख्वाहिश भी एक फेल्ड प्रोजेक्ट है? उनके नज़दीक तो है। और फिर लाताल्लुकी और नफरत, इंडिफरेंस और हेट? ये सब इसी चक्कर का हिस्सा है। देखें, चूंकि दूसरे को बेवक्त सब्जेक्ट भी मानना और ऑब्जेक्ट भी समझना नामुमकिन है, हाँ। तो हम इन रवैयों के बीच ऑसिलेट करते रहते हैं। कभी कब्जा करने की कोशिश करते हैं, मोहब्बत, ख्वाहिश, सेडिज्म, और जब वो नाकाम होती है? तो कभी खुद ऑब्जेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, मैसोकिज्म। या फिर जब ये सब फेल हो जाए तो दूसरे की आज़ादी को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर देते हैं, यानी नफरत। या उसे नज़रअंदाज कर देते हैं? हाँ, यानी लाताल्लुकी, इंडिफरेंस। सार्त्रे के मुताबिक ये एक मुस्तकिल बेचैनी, एक इंस्टेबिलिटी की कैफियत है, एक नाकामी का चक्कर। ये तो बहुत ही ब्लीक तस्वीर है इंसानी रिश्तों की। क्या इस इनफिरादी कश्मकश से निकल के कोई वी बनने का इम्कान है? सार्त्र मिड साइन के बारे में क्या कहते हैं? सार्त्रे वी सब्जेक्ट के तजर्बे को मानते हैं। वो क्या है? जैसे जब कुछ लोग मिलकर किसी कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो उन्हें एक हम का एहसास होता है। टीम वर्क में जैसे होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन सार्त्रे कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पे एक साइकोलॉजिकल एहसास है, फर्द के अपने शऊर में पैदा होने वाला एहसास। ये कोई हकीकी ऑन्टोलॉजिकल यूनिटी नहीं है, मतलब कई शऊर मिलकर एक नहीं हो जाते। अच्छा, तो ये सिर्फ एक फीलिंग है, असल वजूदी हकीकत नहीं। उनके मुताबिक हाँ। तो फिर हकीकी हम का तजुर्बा कब होता है? कोई असल वी है भी या नहीं? सार्त्रे कहते हैं एक और तरह का हम है जो ज्यादा हकीकी है, लेकिन वो मुस्बत नहीं है। ओ, वो क्या है? वो उसे अस ऑब्जेक्ट का तजुर्बा कहते हैं। अस ऑब्जेक्ट? जी, ये तब होता है जब कोई तीसरा फरीक, कोई बाहर वाला, जिसे सार्त्रे दे कहते हैं, वो हमें एक ग्रुप के तौर पर देखता है, हमें एक मुश्तरका शय, एक कॉमन ऑब्जेक्ट बना देता है। मिसाल के तौर पर? जैसे सार्त्रे मिसाल देते हैं कि हुक्मरान तबके को अपनी इज्तमाइयत का, अपने हम होने का एहसास तब शिद्दत से होता है जब मजलूम तबका उनके खिलाफ उठ खड़ा होता है। अच्छा। तब उन्हें पता चलता है कि वो मजलूम हमें, हुक्मरान, एक इकाई के तौर पर देख रहे हैं। यह एहसास अपनी मुश्तरका ऑब्जेक्टहुड से खौफ और शर्म से पैदा होता है। तो हम का हकीकी एहसास भी ऑब्जेक्ट बनने से ही आता है? सार्त्रे के तज्जिये में तो यही है। तो खुलासा ये हुआ कि सार्त्र के मुताबिक हमारे आपसी रिश्ते, चाहे वो इनफरादी हों या इज्तिमाई, उनकी बुनियाद में ही ये कश्मकश है, ऑब्जेक्ट बनाने और बनने का खेल। बिल्कुल, हम मुसलसल दूसरे की आज़ादी को काबू करने और अपनी आज़ादी को बचाने की जद्दोजहद में हैं। ह्यूमन रिलेशंस बुनियादी तौर पर कॉन्फ्लिक्ट पर मबनी है। ये तो काफी सोचने पे मजबूर करने वाली बात है। जी, और ये हमें एक बुनियादी सवाल के सामने ला खड़ा करता है। वो क्या? अगर ये कश्मकश नागुज़ीर है, इनेविटेबल है, तो क्या दो इंसानों के दरमियान कोई हकीकी बराबरी की सतह पर ऑथेंटिक और मुस्तहकम ताल्लुक कायम हो भी सकता है? या हम हमेशा इस बेचैनी और नाकामी के चक्कर में ही रहेंगे? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सार्त्र का काम हमें गहराई से गौर करने की दावत देता है, और शायद इसका जवाब आसान नहीं है। बिल्कुल। आज हम जीन पॉल सार्त्रे की फिलॉसफी में थोड़ा गहरा उतरेंगे, सीधा उनकी किताब बीइंग एंड नथिंगनेस के पार्ट 4 में। फोकस रहेगा आज़ादी यानी फ्रीडम,
फैक्टिसिटी मतलब हमारे हालात, और फिर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। जी बिल्कुल, और सार्त्रे के ये आइडियाज बहुत बहुत फाउंडेशनल हैं उनकी फिलॉसफी के लिए। हाँ, और सोर्स मटेरियल तो सार्ट्रे के अपने अल्फाज हैं। तो आज का मिशन है समझना कि ये कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज आपस में कैसे जुड़े हैं और हमारी जिंदगी के लिए इनके क्या मायने हैं। लेट्स गेट इनटू इट। बिल्कुल, और सार्त्री शुरू ही यहाँ से करते हैं कि आज़ादी यानी फ्रीडम इंसानी अमल, एक्शन की बुनियादी शर्त है। मतलब इसके बिना कोई एक्शन हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना। मतलब कोई भी काम करने के लिए पहले आजाद होना जरूरी है। इसका क्या मतलब हुआ? फ्रीडम द फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्शन। देखें, सार्त्रे कहते हैं कि हमारा जो फैक्चुअल स्टेट है, मसलन हम अभी कैसा महसूस कर रहे हैं या हमारे इर्द गिर्द जो भी हालात हैं, ये चीज़ें खुद ब खुद हमें किसी काम पर मजबूर नहीं कर सकती। कोई कॉज नहीं बन सकती ऑटोमेटिकली। एक्शन हमेशा जो है उससे आगे निकलकर जो नहीं है उसकी तरफ जाने का नाम है, एक कदम आगे बढ़ना। और इसके लिए उनके मुताबिक ज़रूरी है कि हम अपने मौजूदा हाल से, अपनी स्टेट से एक कदम पीछे हट सकें, उसे मेंटली निगेट कर सकें। वो इसे निहलेशन कहते हैं। ये एबिलिटी ही फ्रीडम की बुनियाद है। अच्छा, तो फिर कॉजेज जो हम सोचते हैं, असबाब या मोटिव्स, हमारी नीयत, ये कहाँ से आते हैं? अगर हमारी स्टेट हमें मोटिवेट नहीं करती तो हम कोई काम क्यों करते हैं फिर? हाँ, ये अच्छा सवाल है, और यहाँ सार्त्र का आइडिया बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि कॉजेज और मोटिव्स एक्शन के बाद या फिर उसके साथ वजूद में आते हैं, पहले नहीं। पहले नहीं? जी, हम पहले एक मकसद चुनते हैं, अपना प्रोजेक्ट, अपना गोल, और फिर उस प्रोजेक्ट की रोशनी में दुनिया की चीज़ों को कॉजेज या मोटिव्स के तौर पर देखते हैं, उन्हें पहचानते हैं। जैसे अगर मेरा प्रोजेक्ट है, फर्ज करें, किसी दुश्मन को हराना, तभी उसकी कमजोरी मुझे एक कॉज नजर आएगी जिस पर एक्ट किया जा सकता है। बिना उस प्रोजेक्ट के वो कमजोरी बस एक फैक्ट है, उसका कोई मोटिवेशनल पावर नहीं है। समझ गई। ये तो आम सोच से काफी अलग है कि हम पहले वजह ढूंढते हैं फिर काम करते हैं। ओके, लेकिन ये आजादी, ये फ्रीडम, ये बिल्कुल हवा में तो नहीं होती ना। हम सबकी एक रियलिटी है, हमारा जिस्म है, माजी है, कल्चर है, जिस जगह पैदा हुए वो है। सार्त्र इसे फैक्टिसिटी कहते हैं। तो इसका आजादी से क्या कनेक्शन बनता है? ये बहुत अहम नुक्ता है। बिल्कुल, फैक्टिसिटी वो गिवन है, वो हालात जो हमें मिले हैं, जिसके साथ हम शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ सार्त्र का वो मशहूर जुमला आता है, हम कंडेम्ड टू बी फ्री हैं। कंडेम्ड मतलब सजा? एक तरह से, मतलब हम आज़ाद होने या ना होने का इंतखाब नहीं कर सकते, हम बस आज़ाद हैं। ये हमारी कंडीशन है। और हमारी फैक्टिसिटी, हमारा जिस्म, हमारी जगह, हमारा पास्ट, सब कुछ ये वो चीज़ें हैं जिनको मानी, मीनिंग हमारी आज़ादी देती है। हमारी सिचुएशन असल में हमारी आज़ादी और फैक्टिसिटी का एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन लोग तो अक्सर कहते हैं और महसूस भी करते हैं कि उनके हालात, उनकी फैक्टिसिटी, उनकी आज़ादी को रोक देते हैं, लिमिट कर देते हैं। क्या सार्त्रे इससे इनकार करते हैं? वो कहते हैं कि फैक्टिसिटी आज़ादी को रोकती नहीं, बल्कि आज़ादी के लिए ज़रूरी है। अगर कुछ गिवन ही ना हो तो हम चूज क्या करेंगे? आज़ादी किस चीज़ से होगी या किस चीज़ पर इस्तेमाल होगी? इंटरेस्टिंग पॉइंट। असल में ये हमारी आज़ादी ही है जो फैक्टिसिटी को रुकावट यानी ऑब्स्टिकल या फिर मौका अपॉर्चुनिटी बनाती है। ये डिपेंड करता है हमारे चुने हुए प्रोजेक्ट पर। सार्त्रे का सबसे चैलेंजिंग ख्याल शायद ये है कि हमारी लिमिटेशंस असल में आज़ादी के बगैर बेमानी हैं। मतलब ये कि हमारी आज़ादी ही उन्हें रुकावट बनाती है। कब? जब हम उनके खिलाफ कोई प्रोजेक्ट चुनते हैं। अगर मैं पहाड़ पर चढ़ना चाहता हूं, तभी पहाड़ की बुलंदी एक रुकावट है। अगर मेरा प्रोजेक्ट वो नहीं, तो वो बुलंदी बस एक फैक्ट है। तो एक तरह से हम खुद अपनी रुकावटें क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए। वाओ, ओके। कंडेम्ड टू बी फ्री, और हम खुद अपनी रुकावटें बनाते हैं। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि हम हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं, अपने जज्बात के लिए भी, अपने रिएक्शंस के लिए, अपनी पूरी सिचुएशन को जो हम मानी देते हैं उसके लिए भी। ये तो बहुत एक्सट्रीम लगता है। और यही सार्थ का अगला लॉजिकल स्टेप है, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके नजदीक आजादी का लाजमी नतीजा है मुकम्मल जिम्मेदारी, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
हम अपनी सिचुएशन के लिए, अपने जज्बात के लिए, अपने एक्शंस के लिए, हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। हम ये तक नहीं कह सकते कि मैं पैदा नहीं होना चाहता था और इसलिए मैं जिम्मेदार नहीं कह सकते। नहीं, क्योंकि अपनी पैदाइश को कबूल करना या ना करना, उसे बुरा समझना या अच्छा समझना, ये भी हमारी चॉइस है, हमारा प्रोजेक्ट है और इसकी पूरी जिम्मेदारी हम पर है। उनका एक कोट है, आई थिंक, आई एम कंडेम्ड टू बी होली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ। मतलब इस बोझ से, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई रास्ता नहीं। सार्त्रे कहते हैं कि जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करना, जिसे वो बैड फेथ भी कहते हैं, वो भी एक चॉइस है और उस चॉइस की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। हम आज़ादी से भाग नहीं सकते क्योंकि हम आज़ादी हैं। हर एस्केप अटेम्प्ट भी एक और चॉइस है, एक और अमल है जिसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, चाहे हम इसे रिकॉग्नाइज करें या ना करें। तो अगर मैं सबको सम अप करूं, सार्त्रे का निचोड़ ये है कि आज़ादी कोई गिफ्ट नहीं बल्कि एक नाकाबिले फरार बोझ है, एक जिम्मेदारी। हम अपनी फैक्टिसिटी, अपनी गिवन रियलिटी को नहीं चुनते, ये सच है, लेकिन हम उसे जो भी मानी देते हैं, उस पर जैसा रिएक्ट करते हैं, वो हमारी आज़ादी है और उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी भी हमारी है। हर पल एक इंतखाब है, एक चॉइस है, एक जिम्मेदारी। जी बिल्कुल। और ये समझ के हम हर चीज़ के लिए, अपने होने के मानी के लिए जिम्मेदार हैं, ये इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे पर, हर पहलू पर बहुत गहरा असर डालती है। एक सवाल जो शायद लिसनर्स सोच सकते हैं इस सब के बाद, वो ये है, अगर हम वाकई अपने हर अमल और अपने होने के हर मानी के लिए मुकम्मल जिम्मेदार हैं, तो इस रियलाइजेशन से हमारे सही और गलत के फैसलों पर, यानी हमारी एथिक्स पर क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? इसका जवाब सार्त्रे ने बाद में एक्सप्लोर करने की कोशिश की, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है जो ये आइडियाज़ उठाते हैं। तो आज हम जीन पॉल सार्त्रे के काम में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं, खासतौर पर उनकी किताब का पार्ट 4, चैप्टर 2। हाँ, और इसमें हम देखेंगे कि ये एग्जिस्टेंशियल साइको एनालिसिस क्या है और इसका डूइंग यानी कुछ करना और हैविंग यानी कुछ पास होना, इन कॉन्सेप्ट से क्या लिंक है। बिल्कुल। और सार्त्रे का जो मेन पॉइंट है वो ये कि हमारी हर छोटी से छोटी हरकत, हर पसंद असल में एक गहरी बुनियादी चॉइस को जाहिर करती है। अच्छा। हाँ, कि हम इस दुनिया में कैसे एग्जिस्ट करना चाहते हैं। तो आज देखते हैं कि ये करना और पास होना इस चॉइस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एग्जिस्टेंशियल साइको एनालिसिस से। ये क्या ये फ्रॉइड की साइको एनालिसिस जैसा है, वही अनकॉन्शियस माइंड वाली बात? नहीं, थोड़ा अलग है। सार्त्रे वो अनकॉन्शियस या लाशऊर के आइडिया को बेसिकली रिजेक्ट करते हैं। हाँ, उनके लिए सब कुछ कॉन्शियस चॉइस है, शऊरी। इसका मतलब ये कि सार्त्रे के लिए कोई छोटी हरकत नहीं है। जैसे आपका कॉफी ऑर्डर करने का तरीका भी शायद आपके बुनियादी प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। मतलब हर चीज? हाँ, ये मेथड, ये एनालिसिस हमारे रोजमर्रा के बिहेवियर को डिकोड करने की कोशिश है ताकि हम उस बुनियादी मंसूबे या चॉइस को पहचान सकें जो हमारी शेप करती है। अच्छा, तो हर आदत, हर पसंद, सब कुछ, ये तो काफी वाइड स्कोप लग रहा है। बिल्कुल। सार्त्रे कहते हैं इंसान एक टोटलिटी है, मतलब एक मुकम्मल यूनिट। इसलिए छोटी से छोटी डिटेल भी हमारी वो जो बुनियादी चॉइस है उसको रिवील कर सकती है। और इस एनालिसिस का मकसद सिर्फ, जैसे फ्रॉइड में होता है, सेक्सुअलिटी या पावर डायनामिक समझना नहीं है, बल्कि बीइंग यानी होने के फंडामेंटल रिलेशंस को समझना है। ओके, बीइंग के रिलेशंस। हाँ, वो रिश्ते जो हमारे एक्शंस में जाहिर होते हैं। समझ गया। तो अगर हर चीज हमारी बुनियादी चॉइस को जाहिर करती है, तो फिर ये डूइंग और हैविंग, हमारे काम और हमारी ख्वाहिशें, ये कैसे फिट होते हैं इस पिक्चर में? देखें, ये बुनियादी कैटेगरीज हैं, फाउंडेशन है एक तरह से। अच्छा। जो हमारे प्रोजेक्ट ऑफ बीइंग यानी होने के मंसूबे से डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि नोइंग, इल्म हासिल करना, हाँ। वो भी सार्त्रे के लिए हैविंग की ही एक फॉर्म है। बेसिकली इंफॉर्मेशन को अपना बनाने की कोशिश, उस पर कब्जा करने की। वाह, इल्म हासिल करना भी कब्जा, ये तो मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था। इंटरेस्टिंग। लेकिन खेल के बारे में क्या? जैसे स्कीइंग का जिक्र है सोर्सेज में, वो तो बस एक फन एक्टिविटी लगती है, नॉन पोजेसिव किस्म की। इसमें कब्जा कैसा? कब्जा करना है। कैसे?
डूइंग के जरिए, एक्शन के जरिए। स्कीयर सिर्फ बर्फ पर फिसल नहीं रहा। सार्त्र के लिए वो अपनी स्किल से, अपनी मूवमेंट से उस बर्फ को एक तरह से फतह कर रहा है। फतह कर रहा है? हाँ, उसे अपने एक्सपीरियंस का हिस्सा बना रहा है, उसे अपना बना रहा है। अप्रोप्रिएशन सिर्फ मलकियत मतलब ओनरशिप नहीं है, ये एक रिलेशन ऑफ बीइंग है, एक बुनियादी तरीका है दुनिया से जुड़ने का, किसी चीज के साथ एक खास रिश्ता कायम करना। तो फिर डिस्ट्रक्शन, किसी चीज को तबाह करना, क्या वो भी इसी किस्म की अप्रोप्रिएशन है फिर? सार्त्र के मुताबिक बिल्कुल, एब्सोल्युटली। किसी चीज को तबाह करना भी एक तरह से उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, उस पर अल्टीमेट कब्जा करना है। अच्छा। वो कैसे? क्योंकि आप उस चीज के वजूद या फिर अदम वजूद के जिम्मेदार बन जाते हैं। उसे आपने बेसिकली रिक्रिएट किया है उसकी डिस्ट्रक्शन में। यहाँ तक कि सिगरेट पीने जैसी आदत को भी सार्थे दुनिया को या वक्त को सिंबॉलिकली कंज्यूम करने का, अपना बनाने का एक तरीका समझते हैं। ये तो काफी गहरा एनालिसिस है छोटी छोटी चीजों का भी। अच्छा, आखिर में क्वालिटी यानी खासियत पर आते हैं। Yes. सोर्सेज में स्लाइमीनेस या लसलसापन की मिसाल है, इसका क्या मतलब है? हाँ, क्वालिटीज। सार्थे कहते हैं कि क्वालिटीज जैसे लसलसापन ये सिर्फ चीजों की ऑब्जेक्टिव फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। ओके। वो बीइंग के यानी होने के मुख्तलिफ मोड्स के जाहिर होने का तरीका है। और हमारा रिएक्शन, ख्वाहिश हो या नफरत, डिजायर या डिसगस्ट, इस बात पर डिपेंड करता है कि बीइंग या वजूद उस क्वालिटी के जरिए खुद को किस तरह पेश कर रहा है। तो ये लसलसापन, ये स्लाइमीनेस की मिसाल क्या बताती है? ये इतनी अजीब या अनप्लेजेंट क्यों लगती है हमें? सार्टर कहते हैं कि लसलसापन हमें इसलिए अजीब लगता है क्योंकि वो कब्जे में नहीं आता, वो फिसलता रहता है, कंट्रोल से बाहर है। हाँ, ये तो है। तो ये होने के एक ऐसे मोड को रिप्रेजेंट करता है जिससे हम दूर भागना चाहते हैं क्योंकि हम उसे अपना नहीं बना सकते। ये एक थ्रेटनिंग मोड ऑफ बीइंग है, एक ऐसी चीज जो हमारे कंट्रोल को चैलेंज करती है। इसलिए ये सिर्फ फिजिकल क्वालिटी नहीं रहती, बल्कि एक ऑन्टोलॉजिकल कैटेगरी, एक एंटी वैल्यू बन जाती है, वजूद का एक नापसंदीदा इजहार। समझ गया। और वो जो बच्चों का जिक्र है कि वो सुराखों में चीजें डालते रहते हैं, इसे सार्tre कैसे एक्सप्लेन करते हैं? सार्tre सोचते हैं कि ये सिर्फ खेल नहीं, ये इंसान की एक बहुत ही बुनियादी ख्वाहिश दिखाता है, खालीपन को भरने की ख्वाहिश, फिल करने की टेंडेंसी। अच्छा। हाँ, मुकम्मल होने की चाहत, प्लेनिट्यूड की तरफ एक रुझान, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम खाना खाकर जिस्म के अंदर की खाली जगह को भरते हैं। तो ये भी बीइंग के मोड्स को एक्सप्लोर करना है, शायद सेक्सुअलिटी डेवलप होने से भी पहले। तो इस सब का खुलासा मतलब सार ये हुआ कि हमारे काम डूइंग, हमारी ख्वाहिशें हैविंग, और यहाँ तक कि चीज़ों की क्वालिटीज़ पर हमारे रिएक्शंस, ये सब रैंडम नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सब उस एक बुनियादी शऊरी कॉन्शियस चॉइस के सिंबल्स हैं, इशारे हैं जो हम चुनते हैं कौन सी चॉइस? कि हम इस दुनिया में वजूद के साथ, बीइंग के साथ किस तरह का रिश्ता रखना चाहते हैं, कैसे एग्जिस्ट करना चाहते हैं। शायद सुनने वाले ये सोच सकते हैं कि उनके अपने रोजमर्रा के काम, उनकी ख्वाहिशें, उनकी पसंद नापसंद, ये सब उनके अपने होने के बुनियादी मंसूबे के बारे में क्या बताते हैं। ओके, चलिए आज सीधा जीन पॉल सार्ट्रे की जो मशहूर किताब है बीइंग एंड नथिंगनेस, उसके कंक्लूजन में चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखते हैं कि इसके मेटाफिजिकल और एथिकल जो नताइज हैं, इम्प्लिकेशंस हैं, वो क्या है। सोर्सेज के मुताबिक सार्ट्रे शुरू में ये कहते हैं कि ऑन्टोलॉजी यानी जो बीइंग की स्टडी है जी, ये तो बता सकती है कि क्या है, व्हाट इज, लेकिन ये वाजे नहीं कर सकती कि फॉर इटसेल्फ मतलब कॉन्शियसनेस, शऊर, आखिर वजूद में क्यों आया। सही। ये सवाल वो कहते हैं मेटाफिजिक्स का है। राइट। और फॉर इटसेल्फ का जो बुनियादी प्रोजेक्ट है वो क्या है? खुद को फाउंड करना, अपने वजूद की बुनियाद, जैसे खुद बनना। काउजा सुई। हाँ, काउजा सुई या फिर गॉड बनना। बिल्कुल। और इसी नुक्ते को अगर आगे बढ़ाएं तो ऑन्टोलॉजी फिर ये भी वाजे करती है कि ये प्रोजेक्ट, ये कोशिश, ये हमेशा नाकाम रहने के लिए है, मतलब इसे इनहेरेंटली डूम्ड। अच्छा। फॉर इटसेल्फ कभी भी इन इटसेल्फ के साथ
यानी जो ठोस चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ पूरी तरह मिलकर, एक होकर वो गॉड जैसा वजूद नहीं बन सकता। कॉन्शियसनेस और बीइंग का वो जो मुकम्मल इत्तेहाद है, वो सिंथेसिस, वो मुमकिन नहीं है। तो ये जो नाकामी है जी, ये मुस्तकिल नाकामी, ये जो परपेचुअल फेलियर है, ये असल में फॉर इटसेल्फ और इन इटसेल्फ के दरमियान का जो फासला है ना, राइट, उनकी जो अलग अलग पहचान है और उनका जो ताल्लुक है, उसको जाहिर करती है। ओके। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फेलियर सिर्फ आप कहें एक फिलोसॉफिकल पॉइंट नहीं है, बल्कि ये इंसानी तजर्बे की हर किस्म की बेचैनी और कोशिश की बुनियाद है। तो फिर अगर ये बुनियादी प्रोजेक्ट ही नाकाम है, इसका हमारी वैल्यूज पे, कदरों पे, एथिक्स पर क्या असर पड़ता है? मतलब लगता है ये फेलियर सीधा एथिक्स से जुड़ जाता है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। सार्त्र कहते हैं कि ऑन्थोलॉजी से देखें डायरेक्ट एथिकल रूल्स तो नहीं मिलते, ओके। लेकिन वो इशारा जरूर करती है कि एथिक्स की बुनियाद क्या हो सकती है। अच्छा, कैसे? देखें, वैल्यू यानी कदर वहां से जन्म लेती है जहां फॉर इटसेल्फ अपने अंदर एक कमी, एक लैक महसूस करता है। तो फॉर इटसेल्फ वैल्यू की तरफ इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो हमेशा उसी मिसिंग सिंथेसिस को, हाँ, वो जो मिलाप नहीं हो पा रहा, बिल्कुल वही नामुमकिन मिलाप, कॉन्शियसनेस और बीइंग का एक होना, उसको पाना चाहता है हमेशा। तो इसका मतलब हर इंसानी कोशिश, हर प्रोजेक्ट। जी, और ये समझना बहुत अहम है कि इस नज़र से फिर हर इंसानी प्रोजेक्ट, हर अमल बुनियादी तौर पर उसी गॉड बनने की ख्वाहिश का एक रूप है। अच्छा, चाहे वो सेल्फ इंटरेस्ट हो या एल्ट्रुइज्म। चाहे कोई अपने फायदे के लिए काम करे या दूसरों के लिए, ये सब उसी एक बुनियादी पैशन, उसी शिद्दत को पूरा करने के आप कहें मुख्तलिफ रास्ते हैं, और ये रास्ते इंसान ने आज़ादी से चुने, फ्रीली चूज किए हैं। इंटरेस्टिंग। तो इसी वजह से सार्त्र ये भी कहते हैं कि जो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी है जी, वो असल में एक किस्म की मॉरल डिस्क्रिप्शन है। मॉरल डिस्क्रिप्शन कैसे? इस तरह से कि ये हमारे एक्शंस के पीछे जो छुपी हुई एथिकल मीनिंग है ना, जी, उसको वाजे करती है ओके। कि इंसान की हर कोशिश, हर जज्बा दरहकीकत वो कौजा सुई बनने का, अपनी वजह आप बनने का। हाँ, अपनी वजह आप बनने का जज्बा है। वही गॉड बनने की पैशन है फंडामेंटली। तो फिर इस सब का मतलब क्या निकलता है? अगर हर इंसानी कोशिश का अंजाम आखिर में फेलियर ही है, वो कॉलसवी ना बन पाना, लिए छोड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर वो मुकम्मल सिंथेसिस, वो मिलाप वाकई नामुमकिन है, तो फिर इस फितरी नाकामी को, इस इनहेरेंट फेलियर को तस्लीम करते हुए एक ऑथेंटिक, एक हकीकी जिंदगी गुजारने का क्या मतलब हो सकता है? क्या इस नाकाम होने वाली कोशिश में ही, इस स्ट्रगल में ही इंसानियत की कोई अलग माने पोशीदा है, कोई डिफरेंट मीनिंग छुपी हुई है? ये वाकई सोचने वाली बात है। जी, ये गौर करने वाली बात है।